टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। अब आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित कुछ और प्रश्न को हल करते हैं। जैसे आपको मैंने एक ट्रेंड बताया था कि किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उल्टा होगा, घटेगा, है ना। तो यदि हम हैलोजन की यदि बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है ना। तो कायदे से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और कम होनी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं अधिक कम, है ना। कायदे से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक और क्लोरीन की कम होना चाहिए, पर उल्टा हो जाता है कि जिसकी अधिक होना चाहिए उसकी कम और जिसकी कम होना चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। देखिए कैसे, पहले इसको हम समझ लें अच्छी तरह से। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 और क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका 2, 8, 7। तो नया प्रवेश करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा अच्छे से सहज महसूस करेगा, क्योंकि नाभिक से इस बाह्यतम कोश के बीच की दूरी कम है। तो नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने आप को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा आकर्षित महसूस करेगा। इसकी तुलना में क्लोरीन का आकार बड़ा है, तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसका मान होता है 3.62। तो इसकी तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान और कम होना चाहिए, मतलब 3.62 की जगह समझ लो 60 या 50 या 62 से कम होना चाहिए। कायदा ये कहता है, पर उल्टा होता है कि 3.62 इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है फ्लोरीन की और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, कायदे से होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक होना चाहिए था और इसकी तुलना में क्लोरीन का कम होना चाहिए था, इसका और कम और इसका और कम, यानी सबसे कम इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होना चाहिए था। परंतु हो क्या जाता है कि फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम, परंतु इसकी तुलना में इसका कम और इसका कम। ये तीनों ट्रेंड तो बिल्कुल व्यवस्थित हैं, ये तीनों तो कायदे से नियम के अनुसार ही चल रहे हैं कि क्लोरीन की अधिक, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। पर ये प्रॉब्लम यहाँ क्यों आ गई कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। अब प्रश्न समझ में आया। किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, पर फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। तो क्यों ऐसा, अपन इसका कारण जानना चाहते हैं। देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p5, है ना। तो यदि हम इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल को बनाते हैं 2p5, मतलब p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप ये देखिए कि पहले कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसकी बाह्यतम कक्षा सेकंड कोश है यहाँ पर। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा आकर्षित तो महसूस करता है, ये बात तो आपकी ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या है कि नया आने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्थान मिला है और कुल यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नया आएगा जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रहने लगेगा। तो उसको बेचारे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको बहुत लिमिटेड जगह मिलती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आप कहीं गए किसी के यहाँ मेहमान बन के और एक बेडरूम है और उस बेडरूम में 5 लोग सो रहे हैं और एक व्यक्ति के सोने की जगह है और आपको उसी एक जगह पे एडजस्ट करके सोना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। इसकी तुलना में अपन क्लोरीन की कंडीशन देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तीसरा कोश सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा कोश है। आप सभी जानते हैं कि जो कि कोई भी परमाणु होता है तो पहली कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना। दूसरी कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s और 2p के 8 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 2p के 6। और जब हम तीसरा कोश बनाते हैं तो इस तीसरे कोश में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3s2 3p5 और तीसरे ही गोले में 3d कक्षक भी तो होता है ना। आप सभी जानते हैं कि तीसरे कोश में 3d कक्षक होता है। फिर जब तीसरे के बाद जब अपन चौथे की बात करते हैं तो चौथे में कौन कौन होता है, चौथी कक्षा में होता है 4p 4s 4d और 4f। मतलब अब तो 4 के बाद 5 6 7 8 जितनी भी कक्षाएं होती है उन सब में s p d f सभी कक्षक मौजूद होते हैं। तो इस बात पे गौर करना कि जो डी कक्षक है वो कौन सी कक्षा से शुरू हो रहे हैं, तीसरी कोश से ये शुरू होते हैं। फ्लोरीन में केवल 2 ही कक्षाएं हैं, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आ तो गया और उसको वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब यहाँ पर वो नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और उसको एक कंजेस्टेड जगह मिलेगी, कम स्थान मिलेगा। लेकिन इसकी तुलना में जब नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन जब इस कोश में प्रवेश करता है 3p5 में है ना, 3p5 कैसा होगा, 1 2 3 4 5। तो नए प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन ने p कक्षक में प्रवेश तो कर लिया पर उसको पूरा का पूरा रिक्त 3d कक्षक भी मिल रहा है। रिक्त 3d कक्षक मतलब यहाँ पर 3s के इलेक्ट्रॉन भी हैं, 3p के भी हैं और पूरा खाली पड़ा हुआ d कक्षक है। d कक्षक में कुल 5 उपकोष होते हैं, 1 2 3 4 5 और d कक्षक पूरी तरह से रिक्त है। तो एक सिंपल सा इसका कारण था कि रिक्त 3d कक्षक होने के कारण नए प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बहुत सहज और सुरक्षित महसूस होता है। इस कारण क्लोरीन का जो नया इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा फील करता है। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 11वीं में तो है ही, साथ ही जब आप 12वीं क्लास में जाओगे तो आपको ये प्रश्न फिर से रिपीट पढ़ना होगा। तो ये आप अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए और इस तरह से हमें इसका आंसर क्लियर करना है। ये चीज जरूर याद रखना कि 3.62 और 3.82 इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान हैं। चलिए अगला अपन इसका दूसरा कारण बता वाला प्रश्न जानते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो ये तो था फ्लोरीन और क्लोरीन है ना, सिर्फ इनमें ही ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब अगला हम प्रश्न जानना चाहेंगे कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं है ना, बेरिलियम मतलब Be और मैग्नीशियम मतलब Mg, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 क्यों होता है, या इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में प्रॉब्लम क्यों होती है। इनका उत्तर भी देखिए, सबके उत्तर किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस्ड है सभी के उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए बहुत सरल सी चीज है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। अब देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा लगती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अब यदि ये बेरिलियम नया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा भी तो वो कहाँ पे प्रवेश करेगा, 2p में। तो यदि 2p में ग्रहण करता है तो ये अस्थायी नहीं हो जाएगा। अभी फिलहाल ये बेचारा बेरिलियम बढ़िया स्थायी अवस्था में है, इसके s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये नया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पक्ष में नहीं रहता है। इसको इच्छा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ऋणायन बनाए। ऐसे ही मैग्नीशियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम ही तो आता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखो जरा 3s2। आप तो सभी में देख लो, सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं है ना। मतलब पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 है और बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम चूंकि धातु हैं और धातुओं का सबसे बड़ा गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं,
जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं होते हैं। इसका सीधा सा उत्तर ये होगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो युग्मित अवस्था में होते हैं और वो स्थायी विन्यास प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। एक और प्रश्न कि उत्कृष्ट गैसों की या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, क्यों? उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है, मतलब उत्कृष्ट गैसें भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। क्यों? देखिए, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य वाला NH2 मतलब S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही स्थायी है, ये पूरी तरह से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित कर रहा है, इसको कोई जरूरत नहीं कि एक नया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अच्छा, यहीं पर मैं एक और प्रश्न याद दिलाती हूँ कि उत्कृष्ट गैसों की जो आयनन ऊर्जा होती है ना, वो भी सर्वोच्च होती है। मतलब उत्कृष्ट गैसें अक्रिय गैसों के नाम से भी जानी जाती हैं। अक्रिय मतलब कि अक्रियाशील, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। किसी से क्रिया नहीं करती मतलब ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। इलेक्ट्रॉन लेने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई स्थान ही नहीं है कि जहां पर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तो 0 होती है। और आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है? क्योंकि ये स्थायी विन्यास होता है, तो किसी से क्रिया करके उसको इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहते। तीसरी बात, ये साझेदारी वाला बंध भी नहीं बनाते हैं, इसलिए ये अक्रिय गैसें होती हैं। तो ये हमने पढ़ा, ये लगभग हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस। अब आते हैं हम हमारे अगले गुण पर, जिसका नाम है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। हमारा अगला टॉपिक होगा विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नाम से समझ में आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन से संबंधित, नेगेटिविटी यानी माइनस चार्ज से संबंधित, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अभी हमने शुरू किया था कि जो आवर्त सारणी के जो गुणों में आवर्तिता है, पाठ का पूरा नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। तो गुणों में आवर्तिता हमने कौन कौन से गुण पढ़े? आयनन ऊर्जा पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा, इसके अलावा हमने परमाणु त्रिज्या का अध्ययन किया, सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में पढ़ा, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में पढ़ा। और जितने भी हमने गुणों का अध्ययन किया उन सब में हमने एक कॉमन चीज क्या पढ़ी कि समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता समझने के पहले मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 4, उसमें ये सहसंयोजक बंध बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। पर चूंकि हमको अभी फिलहाल इसकी आवश्यकता पड़ रही है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजक बंध 2 तरह के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध समान परमाणुओं के बीच बनते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु, है ना। इतना डिटेल वैसे अभी नहीं पढ़ना है हमको। H + H = H2 या Cl + Cl = Cl2। तो जब 2 समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सहसंयोजक बंध बनता है ना। लेकिन जब 2 असमान प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। ये वाला बंध कैसे बना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सभी तत्व क्या चाहते हैं कि भैया हमारे पहले कोश में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 18 18 और 32, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे। तो बेचारे हाइड्रोजन के तो पहले कोश में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, साझे का बंध यानी कि सहसंयोजक बंध। और इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पर किसका अधिकार होगा,
दोनों का, वो भी बिल्कुल इक्वल। मैं आपको पिछली बार भी उदाहरण बताया था कि मान लीजिए हमें एक पेन खरीदना है। ये पेन 10 रुपए का है ना, मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास भी 5 रुपए हैं। क्या करें, ये पेन हम दोनों को खरीदना है तो 5-5 रुपए मिलाते हैं और 5-5 रुपए मिलाने के बाद 10 रुपए का अपन ये पेन खरीदते हैं। अब इस पेन पे किसका अधिकार है? सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ आपका, ऐसा भी नहीं। इस पेन के ऊपर हम दोनों का इक्वल अधिकार है। तो ठीक ऐसा होता है सहसंयोजक बंध जब अध्रुवीय मतलब कि समान परमाणुओं के बीच बनते हैं। एक ये एग्जांपल और देख लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। हमेशा बंध बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो क्लोरीन के बाहर वाले कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरे क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अब अष्टक पूरा करना है इनको। इनके पहले कोश में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या करेगा? ये सहसंयोजक बंध यानी कि साझेदारी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई इसके 8 पूरे 7 और 1 8। इसी प्रकार से 7 और 1 8 है ना। तो इनके बीच का बंध हम कैसे बताएंगे? ये साझे का इलेक्ट्रॉन जुड़ा जिस पर दोनों का बराबर बराबर अधिकार होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं जो ऑलरेडी पेयर्ड हैं। और ये सहसंयोजक बंध जो कि साझे का बंध है। अब ये तो थी बात अध्रुवीय सहसंयोजक बंध की। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की। जो विद्युत ऋणात्मकता है वो आपको ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में ही समझ में आएगी। ये कौन सा सहसंयोजक बंध था? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कैसे पहचानेंगे कि किसमें ध्रुवीय है और किसमें अध्रुवीय है? तो ऐसे पहचानेंगे कि अगर दो सेम परमाणु के बीच में बंध बन रहा है तो अध्रुवीय, और डिफरेंट टाइप के परमाणु के बीच बन रहा है तो ध्रुवीय। तो चलिए अध्रुवीय के बाद नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl के बीच में बंध का बनना। अब हमको यहाँ तो क्लियर स्थिति दिख रही है कि हाइड्रोजन के पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पर सिर्फ 1 ही है, तो ये एक। दूसरा क्लोरीन के पास कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है। ये भी चाहता है कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन तो है, काश किसी एक से और मिल जाए। ये दोनों आपस में बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ये देखो, ये इसका काम हो गया पूरा, है ना, और इसका भी काम पूरा हो गया। परंतु हमको लग रहा है कि जैसे ऊपर था वैसे ही तो है। हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है कि अभी ये पेन 10 रुपए का था, हम दोनों ने 5-5 रुपए मिलाए। अब मान लीजिए कि ये पेन 10 रुपए का तो है, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं और आपके पास 8 रुपए हैं। 2 रुपए और 8 रुपए, क्या करें? दोनों को पेन चाहिए। दुकान वाला 10 रुपए में ही देने को तैयार है, 8 में नहीं मान रहा है। क्या करें बोलो? 8 रुपए और 2 रुपए मिलाकर कितने हो गए? 10। अब हमने 10 रुपए का पेन खरीद लिया, तो इस पेन पर किसका अधिकार होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए क्या? नहीं, आपको लगेगा मैंने 8 रुपए मिलाए, मैं ज्यादा देर रखूंगा, है ना। तो ठीक ऐसा यहाँ पर भी होता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, साझेदारी तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो क्लोरीन परमाणु है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है, ज्यादा अमीर है। 8 रुपए है ना इसके पास, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अधिक ऋण विद्युतीय मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं अपन, तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला अमीर क्लोरीन परमाणु के मन में आ जाती है बेईमानी, और बेईमानी आ जाने के कारण वो क्या करता है? साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है ना। तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को दोनों के बीच में होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, पर इसने क्या करा? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जबरदस्ती। जब कोई परमाणु अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज। पर क्या इसने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन त्यागा? इसे छीना गया,
तो यहाँ पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली यानी कि आंशिक धनावेश, और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, है ना, ये आंशिक, इसको डेल्टा कहते हैं, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋण आवेश। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है या ये जो पूरी घटना है ये कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। एक बार फिर से सीखते हैं इसको कि जब दो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, युग्म यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण उस पर तो आंशिक ऋण आवेश आ जाता है और पास वाले पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। तो ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आपकी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पता है कौन है? वो है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये पूरी आवर्त सारणी के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर्स हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक होती है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर ये जो विद्युत ऋणात्मकता का गुण है वो ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बता दूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। यानी हमको एक बात समझ में आ गई कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होते हैं? जो अधातु होते हैं, जिनकी संयोजकता माइनस में होती है, जो ऋण आयन बनाते हैं। तो पूरी आवर्त सारणी में जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ, इस तरफ तो धातुएं हैं, है ना, और इस तरफ क्या है? अधातु है। तो अधातु जितनी भी होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं और जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। तो इनकी आवर्तिता भी आप लोग याद रखना कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। तो ये सारे गुणों में आवर्तिता वाले पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। परमाणु त्रिज्या, वॉन डेर वाल त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, इंपॉर्टेंट था आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। इसके अलावा एक टॉपिक और है संयोजकता, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत काम का टॉपिक है। इसको समझकर आप आगे की चीजों को और क्लियर कर पाएंगे।